हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से जीपीएससी एबीसीडी में। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति वाला जो चैप्टर है उसको हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी हमने 1 और 2 भाग जो है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और उम्मीद करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह का एनालिटिकल वीडियो जो है आपके लिए भविष्य में लेके आते रहूँगा, ताकि आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर करके आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की जनजाति का हमारा तीसरा भाग है, जिसके अंदर हम जनजातियों का जो पेय पदार्थ होता है, जो उनसे संबंधित नृत्य के बारे में देखेंगे और जनजातियों से संबंधित कई सारे पुस्तकें भी लिखी गई कई लेखकों के द्वारा, तो हम उन सभी के बारे में भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फिर से हम क्या करेंगे, कुल 10 क्वेश्चंस को करेंगे इसमें। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है इन्हीं सारे टॉपिक्स पे है। अगर आपकी तैयारी है तो ये 10 में से आप खुद ट्राई करें, खुद देखें कि आपका 10 में से कितना आप बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक हमारे पहला सूची है जिसमें लेखक को दिया गया है कि कौन लेखक है, और जो दूसरी सूची है राइट साइड में वो हमारी पुस्तकों के बारे में दिया है। मैच करना है कि कौन से लेखक जो है इनमें से कौन सी पुस्तक को लिखा था। इसके बाद हमको जो सही विकल्प का है उसका चयन करके बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद आंसर आप खुद देने की कोशिश करेंगे, इसके बाद एक्सप्लेनेशन और आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वेरियर एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन ने यहाँ पे 4 लेखकों का नाम है। एक है वेरियर एल्विन, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा श्याम चरण दुबे और चौथा दयाशंकर नाग। यदि आपको ये चीज़ याद होगा तो आप यहाँ से आसानी से मैच कर पाएंगे। तो पहला है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने द मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, वेरियर एल्विन ने द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, नामक एक पुस्तक को लिखा था। ये एग्जाम में पूछा गया ना कि द मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वेरियर एल्विन ने लिखा ना। ठीक है, दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया 2 का डी, 1 का हो गया ये वाला सी। और जो तीसरा है श्याम चरण दुबे, श्याम चरण दुबे ने द कमार नामक पुस्तक लिखा था, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जो लास्ट है दयाशंकर नाग, दयाशंकर नाग ने द ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक को लिखा था इन्होंने। इस प्रकार हमने सभी को मैच कर दिया और हमने देखा कि 1 का सी है, 2 का डी, तो ऑप्शन में 1 का सी 2 का डी इधर तो है नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको याद, ये सब सारे जो है क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। देखिए जो ये द वेरियर एल्विन है, इन्होंने और कई सारी भी पुस्तकें लिखी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरियर एल्विन द्वारा रचित कई सारी पुस्तकें। एक तो ये है कि द मुड़िया एंड देयर घोटुल, और लिख सकते हैं, देख सकते हैं द गौर नामक पुस्तक भी वेरियर एल्विन ने ही लिखा था। एक है द अगरिया, द बैगा, इसके पश्चात एक और है मारिया मर्डर एंड सुसाइड। ठीक है, इन सारे पुस्तकों की रचना वेरियर एल्विन ने किया था। ठीक है ना, तो आपको ये 5 पुस्तक का याद रखना है नाम, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया 3, द बैगा 4 और मारिया मर्डर एंड सुसाइड। ये 5 पुस्तक जो है वेरियर एल्विन का है। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक ही पुस्तक लिखा है, द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर। ठीक है, श्याम चरण दुबे की जो बुक है उसका नाम द कमार है, और दयाशंकर नाग की जो पुस्तक है उसका नाम द ट्राइबल इकोनॉमी है। ठीक है, एक और का अगर लेखक का नाम याद रख सकते हैं, S.C. रॉय। ठीक है, S.C. रॉय ने द बिरहोर नामक पुस्तक लिखा था, द बिरहोर। इसी तरह श्याम चरण दुबे का तो हमने देख लिया था, द कमार लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन का भी एक और लेखक का नाम याद रखिए, T.B. नायक। ठीक है, T.B. नायक ने द भील नामक पुस्तक लिखा था इन्होंने, द भील। इसके बाद द अबूझ माड़िया, हिंदी में लिख देता हूँ, द अबूझ माड़िया। ठीक है, ये 2 पुस्तकें जो हैं, और एक और है 12 भाई बिंजवार। ये जो 3 पुस्तकें हैं इसके लेखक हैं T.B. नायक। दयाशंकर नाग के बारे में हमने देखा कि द ट्राइबल इकोनॉमी इन्होंने लिखा था। ये जो द ट्राइबल इकोनॉमी है ये बैगाओं के पर आधारित है, जो बैगा जनजाति है उनके ऊपर ये आधारित है। ठीक है, एक है याद रखिएगा श्याम राव नामक जो लेखक है, उन्होंने द प्रधान नामक पुस्तक लिखी, द प्रधान। वहीं एक और नाम लास्ट याद रखिएगा, W.S. ग्रिफिथ, इन्होंने द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया का नामक पुस्तक लिखा,
द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस प्रकार हमने इतने सारे पुस्तकों का नाम देखा, ये सारे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो है आपको ये पूरे बुक्स के नाम आपको याद रखना है, विशेष करके वेरियर एल्विन, ये जो चार है इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पहली जो सूची है उसमें जनजातियों का नाम दिया हुआ है और दूसरी जो सूची है उसमें उनसे जो संबंधित पेय पदार्थ है उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, कि इन सब का पेय पदार्थ को मैच करना है कि कौन सी जनजाति किस प्रकार की पेय पदार्थ का उपयोग करती है। ठीक है, तो पहला है गोंड। ठीक है, गोंड जो है ये पेज नामक पेय पदार्थ का सेवन करती है। ठीक है, गोंड पेज। देखिए गोंड को ना ऐसे याद रख सकते हैं, गोंड जो है इसको गोंद ले समझ लीजिए, गोंद। ठीक है, जो चिपकाने वाला होता है, तो गोंद से हम पेज चिपकाते हैं कि नहीं, चिपकाते हैं ना, तो हम ये यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो गोंड जनजाति है उनका पेय पदार्थ जो है पेज है। ठीक है, मुड़िया, मुड़िया जनजाति का जो पेय पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं सल्फी। ठीक है, मुड़िया को, मुड़िया से मूढ़ी याद रखिए। ठीक है, मुड़िया से आप मूढ़ी, मूढ़ी किसको कहते हैं, हेड को, सिर को कहते हैं। ठीक है ना, और क्या लेते हैं हम आजकल, हमारे पास सबके पास फ़ोन है तो हम सेल्फी लेते हैं, तो इस मूढ़ी से आप सल्फी याद रखिए। तो मुड़िया जो है वो सल्फी हो गया। ए का 4 और बी का 5, ए का 4 और बी का 5 किस में है भाई, ए का 4 और बी का 5, हमारा यहीं से हमारा आंसर जो मैच हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति जो है वो हांडिया नामक पेय पदार्थ का सेवन करती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, ये देखिए, ये एक हांडी में बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, हांडी है। ये हांडी का जो ये वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं, एज, एज, या फिर बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको कोर। ठीक है, तो यहाँ से हमको याद हो जाएगा क्या, ये जो कोरवा जनजाति है इसमें कोर आ रहा है और यहाँ पे हांडी आ रहा है, तो यहाँ से हमको याद हो जाएगा कोरवा जनजाति का जो पेय पदार्थ है वो हांडिया होता है। उसी तरह जो उरांव होता है, ठीक है, उरांव जनजाति का जो पेय पदार्थ है उसका नाम कोशमा है, और जो बैगा है उनका ताड़ी है। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा, इस ट्रिक भी आपको याद रहा होगा। ठीक है, आप कुछ और है उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ताड़ी के बारे में हमने क्या देखा था, बैगा, तो बैगा जनजाति का जो पेय पदार्थ है वो ताड़ी कहलाता है, हांडिया कोरवा का। एक याद रखिएगा, जो माड़िया और अबूझ माड़िया जनजाति होती है, माड़िया और अबूझ माड़िया, इनका जो पेय पदार्थ है वो छिंद रस है। जो छिंद का पेड़ होता है उससे निकाला जाता है। ठीक है ना, छिंद के वृक्ष से ये छिंद रस प्राप्त किया जाता है। तो माड़िया और अबूझ माड़िया का जो पेय पदार्थ है उसका नाम छिंद रस है। बाकी तो हमने सब कुछ देख ही लिया। ठीक है, सल्फी देख लिया, हांडिया, छिंद रस, पेज, कोसमा, ये सब चीज़ हमने देख लिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में जो चावल से निर्मित एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है, चावल निर्मित पेय पदार्थ जिसको लांदा कहा जाता है, लांदा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे यहाँ पे 6 कथन दिया गया, 1 से लेकर 6 तक। असुमेलित कथनों का पहचान करके सही विकल्प का चयन करना है। असुमेलित कथन को ना देखिए, तो बाएं साइड में जो पहला सूची है उसमें प्रचलित नृत्य के बारे में दिया है, जनजातियों के नृत्य के बारे में दिया है, और ये जो नृत्य है कौन सी जनजाति से संबंधित है वो हमारे साथ राइट साइड में जनजाति। इसको हमको देखना है कि कौन कौन सा सही मैच किया गया है और कौन कौन सा जो है असुमेलित मैच किया गया है। ठीक है, तो दमनच, तो दमनच जो होता है ये कोरवा जनजाति का होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो डंडारी है, ठीक है, डंडारी जनजाति, बैगा जनजाति का नृत्य नहीं होता है डंडारी। ठीक है, ये वाला गलत है। परब, परब जो है ये भतरा जनजाति का है, ये बिल्कुल नहीं, परब भतरा जनजाति का नहीं है। ठीक है ना, ये भी गलत दिया हुआ है। जो परब होता है ये धुरवा जनजाति का होता है, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये दूसरा और तीसरा असुमेलित है। भड़म, ये भड़म नृत्य जो है ये भारिया जनजाति का होता है, बिल्कुल सही है। इस तरह जो अबाल तोर है ये दोरला जनजाति का नहीं होता। ठीक है ना, ये भी गलत दिया हुआ है। और बाइसन हॉर्न दंडामी माड़िया का होता है। तो ये पहला, चौथा और छठवां, ये तीनों जो है सुमेलित है, परंतु हमको असुमेलित की पहचान करना है। ठीक है, तो पहला असुमेलित क्या था, डंडारी। ठीक है, डंडारी जो है बैगा जनजाति का नहीं होता, ये भतरा जनजाति का है। ठीक है, इसका भतरा जनजाति का है। बैगा का अगर नृत्य याद रख सकते हैं तो बैगा का एक नृत्य याद रखिएगा, बिल्मा। ठीक है, बैगा जनजाति का नृत्य क्या है, बिल्मा। ये बैगा लोग कर्मा भी नृत्य भी इनके अंदर आता है। ठीक है, परब, परब भतरा का नहीं है, परब जो है वो है धुरवा जनजाति का। ठीक है, क्या है, धुरवा जनजाति का क्या है, ये परब नृत्य। इसी तरह अबालतोर नृत्य, अबालतोर नृत्य
दोरला जनजाति का नहीं होता। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ कि एबालतोर नृत्य जो है वो दोरला जनजाति का नहीं होता है। एबालतोर नृत्य जो है ठीक है, ये जो एबालतोर नृत्य है ये मुड़िया या फिर मूरिया जनजाति का होता है। मुड़िया भी कह सकते हैं और इसको मूरिया जनजाति भी कह सकते हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कथन नंबर 2, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 5, ये तो 3 कथन है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 5 असुमेलित है, बाकी जो है वो सुमेलित है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि भड़म का भारिया, ये भारिया जो जनजाति का जो नृत्य भड़म है ये सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? भड़म नृत्य है। ठीक है ना, और याद रखेंगे तो अब याद रख सकते हैं कि एक कंवर जनजाति द्वारा, कंवर जनजातियों के द्वारा बार नृत्य किया जाता है। कंवर जनजातियों के द्वारा बार नृत्य। ठीक है, इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, बाकी इन सब के बारे में हम एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूरिया जनजाति द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, हमारे पास ये 4 नृत्य का नाम दिया है, बताना है कि कौन कौन सा जो नृत्य है ये मूरिया और मूरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। मांदरी, डिटोंग, माओपाटा या लिंगोपाटा, इसमें से कौन सा जो है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये लिंगोपाटा है। जो लिंगोपाटा नृत्य है वो मूरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। ये जो नृत्य है वो प्रधान जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, प्रधान जनजातियों के द्वारा लिंगोपाटा नृत्य किया जाता है। वहीं अगर मांदरी को देखा जाए तो मांदरी जो है मूरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये जो घोटुल होता है, घोटुल के बाहर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, कहाँ? घोटुल। घोटुल क्या है? मूरिया जनजाति का एक युवा गृह है। ठीक है ना, तो घोटुल से बाहर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो डिटोंग नृत्य। ठीक है, इस डिटोंग नृत्य को गेंडी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये गेंडी नृत्य भी कहा जाता है। ये डिटोंग जो होता है ये पूर्णतः केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, इसमें केवल लड़के या फिर बोल लीजिए केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं डिटोंग नृत्य के अंदर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है माओपाटा। ठीक है, ये माओपाटा नृत्य जो है ये किसका है? ये तीनों के तीनों किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सब मूरिया जनजाति द्वारा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये माओपाटा भी जो है मूरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, ये शिकार के समय किया जाता है, शिकार के समय किया जाता है, या फिर ये जो नृत्य है, ठीक है, ये शिकार के समय ये माओपाटा नृत्य को किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर मूरिया जनजाति के द्वारा कुछ और नृत्य के बारे में याद रखना है तो मैं यहाँ पे कुछ नोट करा देता हूँ। मूरिया जनजातियों का कुछ अन्य नृत्य जो होता है, जैसे आपने सुना होगा एक ककसार नृत्य, इसको ककसार भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ककसार या ककसार नृत्य। ये मूरिया जनजातियों के साथ साथ अबूझ माड़िया जो जनजाति है वो भी इस नृत्य को करता है कभी बार, अबूझ माड़िया। ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति के द्वारा भी इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एबालतोर नृत्य भी इन्हीं मूरिया द्वारा ही कराया जाता है, एबालतोर नृत्य। ठीक है, एबालतोर नृत्य ये मड़ई महोत्सव के समय किया जाता है। मड़ई महोत्सव के समय जो है एबालतोर नृत्य को किया जाता है। इसमें अंगादेव की पूजा की जाती है और उन्हें मनाया जाता है। ठीक है ना, इस नृत्य के अंदर अंगादेव की पूजा की जाती है। ठीक है, अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, अंगादेव की पूजा। ठीक है, एक और भी देखना है तो आप याद रख सकते हैं हुल्की पाटा। ठीक है, हुल्की पाटा हो गया, घोटुल पाटा हो गया, घोटुल पाटा। पाटा का मतलब नृत्य होता है। ठीक है, तो हुल्की पाटा, घोटुल पाटा हो गया, घोटुल पाटा। ये जो घोटुल पाटा होता है ये किसी की मृत्यु हो जाती है ना तब किया जाता है, तो मृत्यु के अवसर पर इस घोटुल पाटा नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। तो इसका जो सही आंसर है लिंगोपाटा। लिंगोपाटा जो है मूरिया जनजाति की नहीं बल्कि ये प्रधान जनजाति की नृत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गौर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो 4 कथन दिया हुआ है वो ये गौर नृत्य के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें से कौन कौन सा कथनों को ध्यान से पढ़ना और असत्य कथनों की हमको पहचान करके बताना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन सा कथन असत्य। तो इसमें असत्य की पहचान करना है। इसे बाइसन हॉर्न या फिर गंवर नृत्य भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो गौर नृत्य है उसको बाइसन हॉर्न या फिर गंवर नृत्य भी कहा जाता है। ये पहला वाला बिल्कुल
सही है, परंतु हमको क्या निकालना है, जो असत्य है उसकी पहचान करना है। तो पहला ही सही है। दूसरा, आषाढ़ माह में यात्रा पर्व के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो अक्सर जो गौर नृत्य है वो आषाढ़ माह के यात्रा पर्व के समय ही किया जाता है, और कई अन्य उत्सवों के अवसर पर भी इसे किया जाता है, परंतु आषाढ़ माह में अवश्य किया जाता है, ठीक है। तीसरा, जॉर्ज, मतलब पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है, ये जो है हमारा गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये विश्व की सबसे सुंदरतम नृत्य माना गया है, परंतु जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन की जगह क्या होना चाहिए, वेरियर एल्विन, ठीक है। वेरियर एल्विन ने इस गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है, ठीक है। चौथा, इसमें काले रंग की पक्षी का आखेट का अभिनय किया जाता है, नहीं, ये वाला भी गलत है, ठीक है। इसमें काले रंग की पक्षी का आखेट की जगह क्या होना चाहिए, बाइसन हॉर्न, ठीक है। इसका गौर बोल सकते हैं, इसको गौर या फिर बाइसन, ये जो जानवर होता है उनके शिकार का आखेट का अभिनय किया जाता है, गौर या फिर बाइसन के, ठीक है ना। ये यात्रा पर्व के साथ साथ ये मेला मड़ई विवाह के समय भी किया जाता है, पर्व है या फिर कोई धार्मिक उत्सव है या मनोरंजन के लिए भी इस गौर नृत्य को कई बार से किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है गौर नृत्य के अंदर, वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो वाद्य यंत्र के अंदर जो पुरुष होते हैं, वाद्य यंत्र में पुरुष जो हैं वो ढोल और मांदर बजाते हैं, ठीक है, ढोल या फिर मांदर। वहीं जो महिलाएं होती हैं वे गुंजिड़ नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं, गुंजिड़, ठीक है, इतना याद रहेगा। ढोल या फिर मांदर पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है, परंतु जो महिलाएं होती हैं वो गुंजिड़ नामक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ये जो गौर नृत्य का जो भाषा होता है, यहाँ भाषा का जो मतलब इसका प्रयोग किया जाता है अभिनय के समय, वो होता है कोइतूर भाषा। कौन सा, कोइतूर भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोइतूर भाषा का, ठीक है ना। इसमें जो वस्त्र पहना जाता है, ठीक है, जो इस नृत्य में जो वस्त्र पहना जाता है उसको कोहक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आदमी कोई भी नवयुवक जो है एकदम रेडी हो जाके नए कपड़े पहनने के बाद एक जो बाइसन हॉर्न होता है, ठीक है, गौर होता है, उसका सिंग को जो पहनता है, वो सिंग जो है तरह तरह के कौड़ियों से एकदम सुसज्जित रहता है, तो जो ड्रेस होता है उसको वहाँ पे कोहक कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें 24 से अधिक पुरुष जो है, स्त्री पुरुष इसमें भाग लेते हैं और इस नृत्य को करते हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको याद रखना है। ये कौन से जनजाति द्वारा किया जाएगा भाई बताइए, तो ये मारिया जनजाति द्वारा किया जाता है, मारिया या फिर माड़िया, ये जो जनजाति हैं वो गौर नृत्य को करते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, अच्छा हाँ, हमने तो आंसर तो बताया ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 और 4 जो है वो सुमेलित नहीं, असुमेलित है, असत्य है। तो हमारा 3 और 4 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारा सही होगा। केवल 3 और केवल 4 जो है असत्य है, बाकी पहला दूसरा जो है सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नृत्यों में से किन किन में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। हमको बताना है कि कौन कौन से नृत्य ऐसा जो हमको दिया है 6 को, जिसमें स्त्री भी भाग लेती हैं और पुरुष भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है दमनच, इसको डोमनच भी कहा जाता है। दूसरा गेंडी या डिटोंग। तीसरा कोल डहाका। चौथा पुष कोलांगा। और पांचवा थापड़ी और छठवां सरहू। इसमें कौन कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, और पूछ भी लेता है कई बार, सिर्फ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों पूछा है ना, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेने की बात पूछा है इसमें, तो जो पहला दमनच, ठीक है, दमनच में दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। गेंडी और डिटोंग, ये तो केवल लड़के भाग लेते हैं, हमने पीछे देखा था, थोड़ा सा बता दें, इसके बारे में और आगे जानेंगे। तीसरा जो है कोल डहाका, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पुष कोलांगा नहीं, ये इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इसके बाद पांचवा है थापड़ी। थापड़ी नृत्य में भी स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और सरहुल, सरहुल के अंदर भी स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 5, 6, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, हमारा ये जो ऑप्शन सही है कि कथन 1, 3, 5, 6 जो है सही है। ये जो है 1, 3, 5, 6 वो स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं कि दमनच क्या होता है भाई, ठीक है। ये दमनच नृत्य जो है ये पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, पहाड़ी कोरवा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये जो है जशपुर कोरबा क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जसपुर कोरबा क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। ज़्यादातर ये विवाह के अवसर पर किया जाता है इसको, ठीक है। इसमें गायन क्रिया नहीं होता, ठीक है ना, इसमें दमनच के अंदर गायन नहीं होता, केवल नृत्य ही होता है, ठीक है। ये जो दमनच है जिसको हम क्या कहते हैं, डोमनच नृत्य भी कहते हैं, ये
छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक नृत्य है उसमें सबसे भयानक नृत्य यही है, ठीक है। सबसे भयानक नृत्य कौन सा है? डमनच या फिर डोमनच, ये नृत्य होता है, ठीक है। किसके द्वारा? पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कोल डहका। कोल डहका जो है इसे कोल्हाई नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोल डहका नृत्य को कोल्हाई नृत्य भी कहा जाता है, कोल्हाई नृत्य, ठीक है। क्योंकि कोल्हाई से पता चल रहा होगा, कोल डहका या कोल्हाई से, यहाँ पे कोल, ये कोल जनजातियों के द्वारा किया जाता है सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। सरगुजा क्षेत्र की ये, ठीक है। ये जो कोल डहका होता है ये सवाल जवाब शैली में होता है, ठीक है। जो पुरुष होते हैं वो सवाल करते हैं गाना गा के, और जो महिलाएं उसका जवाब देती हैं, ठीक है ना। क्या इतना समझ में आया? इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है उसमें झांझ और ढोलक होता है, झांझ और ढोलक, ठीक है। अब पुष्प कोलांगा देखते हैं कि क्या है। पुष्प कोलांगा, पुष्प कोलांगा नृत्य को, अच्छा पुष्प कोलांगा क्या है? ये केवल पुरुष भाग लेते हैं ना, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, इसको अभी छोड़ दिए रहते हैं। इसके बाद हमारा थापड़ी नृत्य देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम केवल उन्हीं नृत्य को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। ये गेंडी और पुष्प कोलांगा को हम आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो थापड़ी नृत्य, थापड़ी नृत्य जो है ये कोरवा जनजातियों के द्वारा, सॉरी कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। थापड़ी नृत्य किसके द्वारा? कोरकू जनजातियों के द्वारा बैशाख महीना में किया जाता है, ठीक है, बैशाख माह में किया जाता है। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका जो वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें ढोलक और बांसुरी ये मुख्य है, ठीक है ना। ढोलक और बांसुरी जो है मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं, परंतु इसके अलावा चिटकोरा और पंजा का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चिटकोरा और पंजा का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो छठवां है वो सरहुल, सरहुल, ठीक है। ये सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। उरांव या कई बार से मुंडा के अंदर भी देखा जाता है, तो उरांव और मुंडा जनजातियों के अंदर इस सरहुल नृत्य को किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मांदर और झांझ, मांदर प्लस झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो सरहुल है ना ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है, ठीक है। जैसे पूजा पाठ के समय जो नृत्य किया जाता है वो सरहुल नृत्य होता है उरांव और मुंडा जनजातियों के अंदर, ठीक है। सरगुजा क्षेत्र में ही उरांव जनजाति ज़्यादा देखने को मिलता है, सरगुजा जसपुर साइड में, ठीक है। तो इस क्षेत्र के अंदर ही इस नृत्य को किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष के चारों ओर घूम घूम के पूजा की जाती है, ठीक है। जब साल वृक्ष में फूल लगता है तब, ठीक है, कब? साल वृक्ष में फूल लगने पर इस नृत्य को साल वृक्ष के इर्द गिर्द घूमकर किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे दमनच, कोल्डाहका, थापड़ी और सरहुल इन चार नृत्यों के बारे में देखा, क्योंकि ये चारों नृत्य जो थे स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ये डिटोंग या गेंडी या फिर पुष्प कोलांगा को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अगर स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा अगर डांस या फिर नाच करने की बात करेंगे तो और भी याद रख सकते हैं, जैसे परब, ठीक है। परब नृत्य जो है ये भी स्त्री पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। सरहुल देख लिए, थापड़ी बाकी तो हम देख ही लिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कर्मा नृत्य के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। इसमें हमको कर्मा नृत्य के बारे में देखना है कि क्या क्या। इसमें यहाँ पे 6 कथन दिया गया है और बताना है, सत्य की पहचान करना है कि 6 में से कौन कौन सत्य है, कौन कौन सा असत्य है, हमको वो बताना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को अब सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद भी इसको ट्राई करें, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन को देखें। तो पहला, यह कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, यह नृत्य वर्षा काल में किया जाता है। वर्षा काल में किया जाता है क्या? नहीं, यह नृत्य वर्षा काल में तो नहीं, परंतु ये विजयादशमी जो दशहरा होता है ना, विजयादशमी या फिर मैं दशहरा लिख देता हूँ, ठीक है। ये दशहरा के समय से शुरुआत होता है और वर्षा ऋतु के आने तक, ठीक है, वर्षा ऋतु के आने तक इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद ये इस नृत्य को नहीं किया जाता, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट बार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वर्षा काल में किया जाता है, ये गलत है, ठीक है ना, ये वाला बिल्कुल गलत है। ये विजयादशमी से प्रारंभ होता है और वर्षा ऋतु तक ये चलता है। तीसरा, इस नृत्य की प्रमुख देवी कर्मसेनी होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कर्मा नृत्य जो है कर्मसेनी देवी जो है इनकी पूजा की जाती है, ठीक है, ये उनकी देवी होती है। चौथा, इस नृत्य का उद्देश्य कर्मा अर्थात कर्म देवता को प्रसन्न करना, ये भी ठीक है, ठीक है। आपको याद रखना है कर्मसेनी देवी जो है इस नृत्य की प्रमुख देवी हैं, वहीं जो इस नृत्य का उद्देश्य क्या होता है कि कर्मा अर्थात कर्म देवता को प्रसन्न करना इस नृत्य का उद्देश्य होता है। पांचवां, यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, नहीं, ये गलत है,
ठीक है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, महिला पुरुष दोनों, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। तो ये वाला गलत है। छठवां, इस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक और बांसुरी है, ढोलक और बांसुरी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा जो सही क्या क्या मिला हमको, सत्य एक बार पूछना ना, तो 1 3 4, 1 3 4 जो है सत्य है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस नृत्य के अंदर ढोलक और बांसुरी का प्रयोग तो नहीं होता, परंतु इसका जो वाद्य यंत्र मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मृदंग या फिर मांदर कह लीजिए, इसके साथ साथ टिमकी और झांझ का प्रयोग किया जाता है, टिमकी और झांझ, ठीक है। ये इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना चीज कर्मा के बारे में जानने को मिला होगा। ये बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, बैगा, गोंड भी होते हैं, बहुत सारी जनजातियां इसके अंदर आते हैं। ये जो कर्मा नृत्य है, ये सबसे मतलब जनजातियों में सर्वाधिक जो प्रचलित नृत्य है उनमें से है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इस नृत्य को, कर्मा नृत्य को पसंद किया जाता है, लगभग सभी जनजातियों के अंदर इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। एक और नृत्य के बारे में याद रखिए, ददरिया, ठीक है। ददरिया एक लोकगीत भी होता है ना, परंतु एक नृत्य भी है। ये ददरिया जो है ये बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य के दौरान जो लड़के लड़कियां होती हैं वो नाचते नाचते अपने जीवन साथी का भी चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। ददरिया, ददरिया गीत जो होता है एक प्रेम गीत की तरह है ना, जो वो आगे लोकगीत के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही, इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किन किन नृत्यों में केवल पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं, अर्थात महिलाएं नहीं, केवल पुरुष सदस्य ही कौन कौन से नृत्य में भाग लेते हैं। डिटोंग, थापड़ी, सैला नृत्य, कोलांग पाट और बिल्मा, इनमें से किस में, ठीक है। तो जो आंसर मैं बताता हूँ, जो डिटोंग है इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। थापड़ी जो है इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में हम इसके बारे में जान चुके। सैला नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इसके बाद जो कोलांग पाट है इसमें भी केवल पुरुष भाग लेते हैं। और बिल्मा, बिल्मा है, ये बिल्मा क्या, बैगा जनजाति का है ना, इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और थापड़ी किसका था याद है क्या, कोरकू। थापड़ी जो नृत्य है वो किसका, कोरकू जनजातियों का था, ठीक है ना, कि कोरवा जनजाति का थापड़ी, ठीक है, कोरकू जनजाति का था। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो गया डिटोंग, सैला और कोलांग पाट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। देखिए जो डिटोंग नृत्य है इसको गेंडी नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है, डिटोंग को गेंडी नृत्य भी कहा जाता है। ये जो डिटोंग होता है, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ डिटोंग, डिटोंग को गेंडी नृत्य भी कहा जाता है। ये माड़िया जनजातियों के द्वारा मुड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मुड़िया जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य के अंदर कोई गायन नहीं होता, ठीक है, गाने बजाने का काम नहीं होता, और इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है। जो बस्तर क्षेत्र की जो जनजातियां होती हैं वो वर्षा के देव भीमा देव, ठीक है, भीमा देव को प्रसन्न करते हैं, ठीक है, इस गेंडी नृत्य के माध्यम से, ताकि और अच्छे से बारिश हो सके, ठीक है। इतना समझ में आया। डिटोंग नृत्य जो है केवल पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सैला नृत्य, मैं सैला को यहाँ लिखता हूँ। ये जो सैला नृत्य है इसको हम, सैला नृत्य को हम डंडा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। सैला नृत्य को डंडा नृत्य या फिर इसे सैला रीना भी कहा जाता है। सैला रीना, टीना नहीं है ना, ये रीना है। सैला रीना नृत्य, ठीक है। क्या क्या, जो सैला नृत्य है या डंडा नृत्य इसी को कहते हैं, या फिर सैला रीना कहते हैं, ये भी केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाने वाला है, ठीक है। ये सैला नृत्य जो है केवल पुरुष करते हैं इसमें। ये वाला डिटोंग में भी केवल पुरुष ही थे, ठीक है। इसके बाद कोलांग पाट के अंदर भी केवल पुरुष ही, इसमें महिलाएं नहीं होती, ठीक है ना। तो सैला नृत्य को डंडा नृत्य या सैला रीना भी कहा जाता है। इसके अंदर ये जो ये गोंड, बैगा और प्रधान, इन तीनों जनजातियों के द्वारा यह नृत्य को मनाया जाता है, नृत्य को किया जाता है। किसका किसका, गोंड, बैगा और प्रधान के द्वारा। ये धान कटाई के पश्चात इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, धान कटाई के पश्चात, या फिर दिवाली के समय भी इसे किया जाता है, ठीक है ना, दिवाली के समय भी इस नृत्य को किया जाता है, दिवाली के समय, ठीक है। इसमें क्या होता है, डांडिया की तरह ही है, एक डांडिया का ही एक रूप है जिसमें, ठीक है, डांडिया का ही एक रूप है जिसमें डंडे को एक दूसरे के हाथ में पकड़ के डंडे को मारा जाता है, ठीक है। तो डांडिया का ही एक रूप है, छड़ी की सहायता से इस नृत्य को किया जाता है। ये जो नृत्य है सरगुजा क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। तो डिटोंग देख लिए, सैला नृत्य देख लिए, कोलांग पाट को देख लेते हैं थोड़ा। ये जो कोलांग पाट है इसको पुस कोलांगा भी कहते हैं, ठीक है। कोलांग पाट को पुस कोलांग नृत्य भी कहा जाता है इसको,
ठीक है ना। इसमें या फिर एक और नाम इसका याद रख सकते हैं, देव कोलांग, देव कोलांग, ठीक है ना। कोलांग पाठ को पुष कोलांग नृत्य या फिर देव कोलांग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये मुड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाता है, मुड़िया या फिर इसी को मुड़िया कह लीजिए, ठीक है। इन जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसमें जो लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, ये अपने गांव को छोड़ के बल्कि दूसरे के गांव में जाते हैं और इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है ना। ये नृत्य को पाटा जाटा नृत्य भी कह सकते हो, ठीक है। पाट यात्रा जब निकलता है नृत्य, ठीक है, पाटा यात्रा, उस समय भी इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है इतना चीज़ समझ में आया होगा। ये बिल्मा जो है ये बैगा जनजाति का होता है, ठीक है। इतना, इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर था केवल 1, 3 और 4। डिटोंग, सैला और कोलांग पाठ जो था इसमें केवल पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा जनजातीय नाट शिकार पर आधारित है? कौन सा जनजातीय नाट जो है वो शिकार पर आधारित है, हमको वो बताना है। ठीक है, देखिए, खमस्वांग, दही कांदो, भतरा नाट या फिर माओ पाटा, कौन सा है? ठीक है, हमको ये बताना है, ठीक है। शिकार, तो ये खमस्वांग शिकार नाट पर जनजाति जो नाट शिकार पर आधारित नहीं है, खम्बस्वांग। दही कांदो भी नहीं है, भतरा नाट भी नहीं है। ये जो माओ पाटा है वो शिकार पर आधारित एक तरह का जनजातीय नाट है। जनजातीय नाट एक ट्राइबल ड्रामा भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ट्राइबल ड्रामा, ठीक है। अब देखिए, अब खमस्वांग के बारे में जानते हैं कि थोड़ा क्या होता है। ये खमस्वांग जो है ये कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो है, जो खंभे के आसपास ना कोई प्रहसन किया जाता है, ठीक है। खंभे के आसपास नाटक की तरह किया जाता है, ठीक है, हंसी मजाक किया जाता है, ठीक है। एक खम्ब स्वांग का स्थापना किया जाता है इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? ये खम्ब स्वांग, जिसको मेघनाथ कहते हैं, मेघनाथ या फिर मेघनाथ खम्भ, मेघनाद खम्भ, ठीक है। इसका निर्माण किया जाता है और उसी के आसपास इर्द गिर्द जो है इस माओ पाटा को खेला जाता है, ठीक है। सॉरी, माओ पाटा नहीं, खम्ब स्वांग को किया जाता है, ठीक है। ये जो खम्ब स्वांग होता है वो क्वार नवरात्रि, ठीक है, क्वार नवरात्रि से शुरू होकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है, ये एकादशी तक, ठीक है। इतना आपको याद रखना है खमस्वांग के बारे में। क्या देखें कि खमस्वांग जो है ये खंबे के आसपास एक प्रहसन किया जाता है, नाटक किया जाता है। इसमें मेघनाथ या फिर मेघनाद खंभ की स्थापना किया जाता है। इस नाटक की जो शुरुआत है या नाट की जो शुरुआत होता है वो क्वार नवरात्रि से लेकर देव प्रबोधिनी तक के एकादशी तक यह चलता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद दही कांदो, ये जो दही कांदो होता है ये जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। कब? जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। एक्चुअली में जो दही कांदो है ना, ये कर्मा और रासलीला, ठीक है, कर्मा प्लस रासलीला, इन दोनों का सम्मिलित रूप है, ठीक है। क्या? दही कांदो, ठीक है। इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। इसके बाद ये भतरा नाट जो है, ये भतरा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। भतरा नाट जो है ये भतरा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ याद रहेगा। इसमें ये मनोरंजन के लिए, ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? ये मनोरंजन के लिए, या फिर कई बार से समाज में कई सारी कुरीतियाँ विद्यमान रहती हैं, तो उन कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए, उसको समाज से हटाने के लिए, उसकी कुरीतियों को भगाने के लिए ही इस भतरा नाट का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये जो भतरा नाट है इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं, याद रखिएगा, केवल पुरुष कलाकार भतरा नाट के अंदर। बस्तर में इस भतरा नाट को बस्तर का थिएटर कहते हैं, इसको याद रहेगा। क्या बोल रहा हूँ? बस्तर का आदिवासी थिएटर कहा जाता है इसे, बस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से जाना जाता है इस भतरा नाट को, ठीक है। इस भतरा नाट के अंदर जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाद्य यंत्र। भतरा नाट के अंदर मृदंग, हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम, नगाड़ा, मंजीरा, ये सब यूज़ किया जाता है। नगाड़ा, मंजीरा, ठीक है, मोहरी, ये सब जो है भतरा नाट के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। इसका जो भाषा होता है वो भतरी भाषा होता है। कौन सा भाषा?
भतरी भाषा। मैं अभी सब भतरा नाट्य के बारे में बता रहा हूँ। इसका जो कथानक होता है, जो शैली होता है, उसका कथानक युद्ध प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? युद्ध प्रधान। और जो इस भतरा नाट्य का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, उसको नाट गुरु कहते हैं। नाट गुरु। भतरा नाट्य का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? नाट गुरु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए माओ पाटा के बारे में जानते हैं। जो माओ पाटा, इसमें दो शब्द है, माओ और पाटा। माओ का अर्थ होता है गौर। क्या होता है? माओ का अर्थ होता है गौर या फिर बायसन। ठीक है, जो पशु होता है एक तरह का। ठीक है, या फिर वन भैंसा कह लीजिए, गौर, बायसन, इसको हम माओ कहते हैं। ये जो है गोंडी भाषा में ये गौर या बायसन को माओ कहा जाता है। और पाटो का मतलब होता है नृत्य। माओ पाटा, पाटा का मतलब होता है नृत्य। इसमें क्या किया जाता है? जो लोग होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो ये मतलब ये एक तरह का नाटक है जिसमें गौर या फिर बायसन का शिकार किया जाता है। ठीक है, जंगली भैंसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, जंगली भैंसे या फिर सांभर, इन सब के शिकार का, कि उनका शिकार करने का वहाँ पे अभिनय किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? माओ पाटा जो है ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। माओ पाटा मुड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक तरह का नाट्य है, जो इसको गौर नाट्य भी कह सकते हैं और इसी को चाहे तो बायसन नाट्य भी आप कह सकते हैं। इसमें जंगली भैंसा और सांभर, इन पर आधारित, इनके शिकार का उसमें शिकार पर आधारित होता है। यही जो हमारा क्वेश्चन ही तो था कि कौन सा जनजातीय नाट्य जो शिकार पर आधारित है, तो ये माओ पाटा जो है शिकार पर आधारित होता है। ठीक है, जिसमें जंगली भैंसे और सांभर के शिकार का अभिनय किया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन में बस इतना ही, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा की जाने वाली नृत्य कौन सी है? भारिया जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। कोटकी घोड़ा, पेंडुल नृत्य, डंडारी या फिर सैतम, कौन सा नृत्य है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सैतम नृत्य। ठीक है, जो भारिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो सैतम नृत्य करते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा, सैतम नृत्य। कोटकी घोड़ा नृत्य क्या है भाई? तो ये अबूझ माड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अबूझ, ठीक है, ये अबूझ माड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कोटकी घोड़ा में, कि जो व्यक्ति होता है एक चीते का मुखौटा पहनता है। ठीक है, चीता, ठीक है, चीते का मुखौटा पहनता है और जो युवक युवती हैं उनकी तरफ ये बढ़ता है, उनके ऊपर झपेटता है। ठीक है, उनको डराने की कोशिश करता है इसके अंदर, कोटकी घोड़ा के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद पेंडुल नृत्य है। इस पेंडुल नृत्य को दोरला नृत्य भी कहा जाता है। इस पेंडुल नृत्य को दोरला नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर पैडुल नृत्य भी कहा जाता है। पैडुल, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? दोरला जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोरला जनजातियों के द्वारा इस पैडुल नृत्य को किया जाता है। ठीक है, ये सुकमा क्षेत्र के अंतर्गत ये सब इस नृत्य को किया जाता है, सुकमा में। इसके बाद ये डंडारी नृत्य, ये भत्रा और कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है। भत्रा और कोरकू, भत्रा और कोरकू जनजातियों के द्वारा डंडारी नृत्य किया जाता है। ये होली या फाल्गुन के महीने में होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है ना। इसमें चबूतरा में सेमल का एक स्तंभ बनाया जाता है। सेमल का पौधा होता है ना, पेड़ होता है सेमल का। ठीक है, सेमल का एक स्तंभ बनाया जाता है एक चबूतरे में। ठीक है, और वहीं पर इस डंडारी नृत्य को किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने देखा कि जो सैतम नृत्य है वो भारिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। बाकी कोटकी, पेंडुल और डंडारी नृत्य के बारे में तो हम देख ही लिए अच्छा खासा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ छूट गया था शायद, बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य जो है ये बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, हमने देखा था। ठीक है, बिल्मा नृत्य बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये विजयदशमी दशहरा के समय किया जाता है। विजयदशमी या फिर दशहरा के अवसर पर किया जाता है। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो मांदर होता है। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस वीडियो के लिए पर्याप्त इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये जो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम समय में एक वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस को कराते हुए इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।